अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान वो आखिरी हिंदू राजा थे जिन्होंने सन 1192 ईस्वी तक हिंदुस्तान की मरकज़ यानी दिल्ली और अजमेर पर हुकूमत की, क्योंकि इनके बाद बर्रे सगीर पाको हिंद पर मुसलमान फरमा रवाओं की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ, जो अगले 800 सालों तक यानी उस वक्त तक चलता रहा कि जब तक ब्रिटिश हुकूमत ने सल्तनत मुगलिया का खात्मा न कर दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान को एक तारीखी हीरो की हैसियत हासिल है। इनके कारनामे भारत की निसाबी किताबों में पढ़ाए जाते हैं, जबकि इनकी बहादुरी पर फिल्में और ड्रामे भी बनाए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की 26 साला जिंदगी न सिर्फ जंगो जदल बल्कि रोमानवी एतबार से भी काफ़ी रंगीन है। 12वीं सदी ईस्वी में लिखी गई एक किताब पृथ्वीराज रस के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की शहजादी संयोगिता के इश्क में गिरफ्तार थे, लेकिन मसला ये था कि संयोगिता का बाप और कन्नौज का हुक्मरान, जिसका नाम जयचंद था, पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा जानी दुश्मन था। तारीखी हवालों के मुताबिक जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के रिश्तेदार थे, लेकिन पृथ्वीराज के बढ़ते हुए दौलत व इक़्तिदार और इसकी शोहरत से महाराजा जयचंद इंतहाई नाला था। लिहाजा ये पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसकी दुश्मन हमसाया रियासतों की हर मुमकिन मदद करता, जबकि इसकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से बेहद मोहब्बत करती थी। फिर एक दिन महाराजा जयचंद ने अपनी बेटी के स्वयंवर का ऐलान किया। ये वो हिंदू रस्म है कि जिसमें कोई शहजादी अपनी होने वाले खावंद का इंतखाब करती है। महाराजा जयचंद ने तमाम रियासतों के शहजादों को इस स्वयंवर में हिस्सा लेने की दावत दी, सिवाय पृथ्वीराज चौहान की। बल्कि महाराजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की तजलील के लिए इसका एक मुजस्सिमा बनवाकर महल के दरवाजे पर बतौर दरबान नस्ब कर दिया। जब संयोगिता अपना रेशमी लिबास और कीमती जेवरात ज़ेबे तन करके महल में दाखिल हुई तो तमाम शहजादों का दिल जैसे रुक सा गया। दरबार में मौजूद हर शहजादा इस हसीनो दिलरुबा शहजादी से शादी का ख्वाहा था, लेकिन शहजादी संयोगिता ने अपनी हाथों में मौजूद माला पृथ्वीराज चौहान के मुजस्समे के गले में पहनाकर अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया। इससे पहले कि महाराजा जयचंद इसे कोई सजा देता, पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बहादुर और ख़ास वफादारों के साथ इस महल पर धावा बोल दिया और वो शहजादी संयोगिता को उठाकर अपने साथ ले गया। महाराजा जयचंद अपनी पूरी कुव्वत के साथ दिल्ली पर हमला आवर हुआ, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को बाजियाब न करवा सका। दोस्तों, जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान अपनी प्रेम कहानी को पायाए तकमील तक पहुंचाने में मसरूफ थे, वहीं सल्तनत गौरिया के नायब हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी अपनी नौमौलूद सल्तनत की सरहदों में इजाफे के लिए नए नए शहरों पर हमला कर रहे थे। शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान, लाहौर और औच नामी इलाके फतह करके सुल्तान महमूद गजनवी के जानशीनों का मुकम्मल खात्मा कर चुके थे। अलबत्ता पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के दरमियान पहला मौरका उस वक्त पेश आया कि जब शहाबुद्दीन गौरी ने भटिंडा के किले को फतह करके इसे अपनी रियासत में शामिल कर लिया। ये किला चूंकि पृथ्वीराज चौहान के ज़ेरे तसल्लुत था, इसलिए सन 1191 ईस्वी में इन दोनों के दरमियान तराइन के मैदान में एक खून रेज जंग लड़ी गई। इस जंग में पृथ्वीराज चौहान की फौज 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी, जबकि शहाबुद्दीन गौरी के साथ बहुत थोड़ी सी नफरी थी। एक के बाद एक अफगान और तुर्क सरदारों के मैदानी जंग से फरार हो जाने के बावजूद शहाबुद्दीन गौरी मैदानी जंग में डटे रहे, यहाँ तक कि तलवार के एक इंतहाई कारी वार के सबब घोड़े से गिर पड़े और शदीद जख्मी हालत में मैदानी जंग में पड़े रहे। यहाँ तक कि एक वफादार ने इन्हें उठाकर दोबारा गौरी खैमों में पहुंचा दिया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने इस हार को इंतहाई संजीदगी से लिया और सेहतयाब होने के फौरन बाद ही एक नई फौज की तश्कील शुरू कर दी। शहाबुद्दीन गौरी ने ये कसम खाई कि वो जब तक राजपूतों से अपनी इस शिकस्त का बदला नहीं ले लेते, वो अपना लिबास तब्दील नहीं करेंगे, ना वो किसी औरत के साथ हमबिस्तरी करेंगे और ना ही आरामदा बिस्तर पर सोएंगे। खुद पर ये पाबंदियां आयद करने के बाद सुल्तान ने 1 साल के अरसे में 1,20,000 तरबियत याफ्ता फौज तैयार की और 1192 ईस्वी में एक मर्तबा फिर राजपूतों से जंग करने रवाना हुए। इसके बरक्स महाराजा पृथ्वीराज चौहान अपनी 9 बेयाता दुल्हन के हमरा हुजलाए उरूसी में कुछ ऐसे कयाम पजीर हुए कि दुनिया व माफिया का कोई होश न रहा।
اس جنگ میں سلطان شہاب الدین غوری کو مہاراجہ جے چند کی خدمات بھی حاصل رہیں، جو پرتھوی راج چوہان کا سسر اور اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسی وجہ سے مہاراجہ جے چند کا نام آج بھی ہندوستان میں ایک غدار کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق پرتھوی راج چوہان 3 لاکھ کے زبردست فوجی لشکر بیما 3000 جنگی ہاتھیوں کے ہمراہ میدانی جنگ میں وارد ہوئے۔ انہیں نہ صرف غوریوں پر عددی برتری حاصل تھی، بلکہ گزشتہ برس غوریوں پر ہونے والی فتح کے باعث ان کے حوصلے بھی بہت زیادہ بلند تھے۔ اس لیے مہاراجہ پرتھوی راج چوہان نے جنگ سے قبل سلطان شہاب الدین غوری کو بذریعہ خط یہ وارننگ دی کہ اب بھی وقت ہے، اگر وہ جنگ کے بغیر واپس جانا چاہیں تو انہیں جان کی امان دی جائے گی، جس پر سلطان نے اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کرنے کی غرض سے کچھ مہلت طلب کی۔ اپنی دھمکی آمیز خط کا یہ تحسین بخش جواب سننے کے بعد مہاراجہ پرتھوی راج چوہان اور اس کے فوجی کمانڈر بہت زیادہ مطمئن ہو گئے، لیکن شہاب الدین غوری نے اگلے ہی دن علیہ صبح اس وقت نکارۂ جنگ بجا دیا کہ جب پرتھوی راج چوہان خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے تھے۔ پورے ایک دن کی خون آشام جنگ کے بعد یہ میدان غوریوں کے نام رہا اور مہاراجہ پرتھوی راج چوہان میدانی جنگ سے بھاگ نکلے، جنہیں دریائے سرسوتی کے کنارے گرفتار کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کے مرنے کے بعد مہارانی سنیوگتا نے بھی ہندو رواج کے مطابق ستی کی رسم اختیار کی، یعنی خود کو آگ میں ڈال کر بھسم کر لیا۔ بر صغیر کی تاریخ پر اس جنگ کے کافی دوررس نتائج برآمد ہوئے، کیونکہ اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی جو 1857 عیسوی تک قائم رہی۔ دوستو، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ پرتھوی راج چوہان ایک بہادر راجا اور ایک جنگی ہیرو تھے۔ بھلے ہی ان کا تعلق سمتی مخالف سے ہو، لیکن اپنی ملک و قوم کی حفاظت کے لیے انہوں نے جان تک دینے سے دریغ نہ کیا، اور اسی لیے آج ہندوستان میں جگہ جگہ نہ صرف ان کے مجسمے نصب ہیں، بلکہ ان کی بہادری کے افسانے بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔